1980 के दशक में जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी तब से लेकर अब तक जी किशन रेड्डी यानी कि गंगापुरम किशन रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी का हाथ संभाला है। 45 वर्ष का करियर है और अब देश के कोयला और खान मंत्री हैं। हमारे साथ बात करने के लिए आज खुद गंगापुरम किशन रेड्डी जी मौजूद हैं। आपका स्वागत है एनडीटीवी पर। सबसे पहला सवाल, जीएसटी की नई दरें लागू हुई हैं, आपके मंत्रालय पर और सरकार की नीतियों का आने वाले दिनों में जनता पर क्या असर देख रहे हैं? जो नरेंद्र मोदी जी सरकार बनने के बाद लगातार अलग अलग प्रांतों में इवन लोकसभा का 2 चुनाव हुआ है। 2014 तो प्रधानमंत्री बने, 19 और 24 2 बार प्रधानमंत्री बने। कोई भी इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन हो और लोकसभा का चुनाव हो, कोई भी इलेक्शन में आज प्राइस राइज का इश्यू नहीं बना। कोई भी पार्टी और मीडिया भी इश्यू नहीं चलाया। कारण जब से 2014 से लेके आज तक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो प्राइस राइज है उसको कंट्रोल है। जो लोग का जितने भी अलग अलग परचेसिंग कैपेसिटी है स्लोली बढ़ रही है। इसी कारण आज लगभग 20 से 25 करोड़ लोग जो दारिद्र्य रेखा से नीचे रहते थे वो लोग ऊपर आए। और वैसे ही नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम एक इंपोर्ट हो एक्सपोर्ट हो, देश के हित के लिए, देश के आम जनता के हित के लिए बार बार हम उसके विषय पर काबू लगाया। इसके कारण अच्छे रेट्स फिक्स्ड थे। दूसरा विषय है आज जीएसटी का दूसरा दौर चल रहे हैं। इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, गरीब से लेके अमीर तक वो फ़ायदा नहीं उठाते। सभी लोगों को 140 करोड़ जनता को इससे लाभ मिलने वाला है। अलग अलग जो ऑटोमोबाइल खरीदने वाले हो, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स खरीदने वाले हो, कपड़े खरीदने वाले हो, डेली घर में रहने वाले। विपक्ष कहता है कि आप 2016-17 में जीएसटी लेकर आए, उसके बाद अब आप खुद ही उसे बदल रहे हैं। क्या आप ही की नीतियां खराब थी जो बदलने की जरूरत पड़ गई? 4 स्लैब से 2 स्लैब इम्प्रूव करना पड़ेगा ना। जैसा जैसा लोगों का इसमें सुविधा देने के लिए लोगों का कोऑपरेशन के द्वारा और सुविधा देना पड़ेगा। जैसा जैसा एक्सपीरियंस होता है देश का सुधार बनता है। आपका सैलरी बढ़ने के बाद तो आप और अच्छे खरीदेंगे, घर में आपका सैलरी बढ़ने के बाद अच्छे खरीदेंगे। आपका कंपनी है तो कंपनी प्रॉफिट बढ़ने के बाद, वैसे ही भारत का भी जो अच्छा सुधार है। देखिए कौन से समय पे जीएसटी 2.0 लाए। दुनिया भर में डेवलप्ड कंट्री हो, डेवलपिंग कंट्री हो, सबका आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर है, इकोनॉमिकल क्राइसिस है दुनिया भर में। वैसे समय पर भारत ये जीएसटी 2.0 लाने वाले है। इसके कारण देश के लोगों का सुधार हुआ है और एक केपेबल लीडरशिप ये नेतृत्व में भारत आर्थिक स्थिति में आगे बढ़ रही है। ये आपको बताने का जरूरत नहीं है, दिख रहा है आपको। आपकी सीट लोकसभा सिकंदराबाद के पास ही है, हैदराबाद। असदुद्दीन ओवैसी वहाँ से सांसद हैं। अभी बार बार वो आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, इसलिए इस तरह के फलसफे करती हैं और कुछ नहीं मिलता तो हिंदू मुस्लिम कर देती है। हमारा क्यों मुद्दा नहीं है? हमारे को, हम देश के गरीबों के लिए सेवा कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी बढ़ा रहे, हेल्थ सेक्टर में आगे बढ़ा रहे, मेडिकल कॉलेज बढ़ा रहे, एयरपोर्ट्स बढ़ा रहे, पोर्ट्स बढ़ा रहे, रेलवे स्टेशंस बढ़ा रहे, रेलवेज बढ़ा रहे हैं। जीएसटी लोगों का जो परचेसिंग कैपेसिटी देखते हुए रेट कम किया है, हर आइटम का रेट कम किया है। हमारे पास क्यों मुद्दा नहीं है? अच्छे लीडर है, कैपेबल लीडर है, नॉन करप्ट गवर्नमेंट है, एबल लीडरशिप है। क्यों मुद्दा नहीं? हमारे पास हज़ारों मुद्दा है, उनको नहीं है मुद्दा। राहुल गांधी जी कुछ मुद्दा नहीं है, खाली वोट चोरी के नाम पर चिल्ला रहे रोड के ऊपर। लोग समझ में नहीं आ रहे वोट चोरी क्या होता है, किसको पता नहीं। मेरा वोट तो वोट है, मैं वोट डाल रहा हूँ, क्यों चिल्ला रहे? अपोजिशन लीडर है, लोग समझ रहे हैं। हर व्यक्ति यही समझ रहे, मैं तो वोट डाल रहा हूँ, मेरा वोट तो वोटर लिस्ट है, मैं इतने साल से कर रहा हूँ, आगे भी है, अभी भी है मेरा वोट। क्यों राहुल गांधी ऐसा चिल्ला रहे? लोगों को किसको भी समझ में नहीं, उनका पार्टी के लोगों को समझ में नहीं आया।
लोगों को छोड़ो, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को राहुल गांधी जी का स्लोगन वोट चोरी का बारे में किसको भी समझ में नहीं है। राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि जेनजी प्रोटेस्ट करेगी सरकार के खिलाफ, उनके साथ है, अलग अलग देशों का एग्जाम्पल देते हैं। और अभी लेह लद्दाख में जो हुआ, या फिर बिहार में बार बार कह रहे हैं कि ये मुद्दा बहुत बड़ा होगा, जेनजी का और वोट चोरी का। ये मैं राजनीति से उठ के बात करता हूँ। ऐसी बात करना देश के साथ गद्दारी होता है। आप देश के अपोजिशन लीडर के नाते जिम्मेदारी से व्यवहार करना चाहिए। यू आर नॉट ए ऑर्डिनरी सिटीजन, यू आर नॉट ए यंग बॉय, यू आर ए मैच्योर लीडर आपका दृष्टिकोण से, क्योंकि नेता है, अपोजिशन पार्टी लीडर है। अभी आप सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने के लिए चाहते हैं, राष्ट्रपति भवन के ऊपर हमला करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री के ऊपर हमला करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं आप? बिल्कुल गैर जिम्मेदारी, पॉलिटिकल मोटिवेटेड बयान देना, ये देश के साथ, देश के 140 करोड़ जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। ऐसी बात कोई भी नहीं करना चाहिए। ये देश में अगर, क्योंकि हमारा देश गरीब देश है, पिछड़े देश है, डेवलपिंग कंट्री है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा राजनीति से सब लोग मिलकर देश के गरीबों को सेवा करना और लोगों को रोजगार देना हमारा जिम्मेदारी है। हम लगभग कमिटमेंट के साथ 11 साल से नरेंद्र मोदी जी सरकार दिन रात काम कर रहे हैं। आप समर्थन करना है तो समर्थन करो, नहीं तो खामोश बैठो। मगर देश के लोगों को ऐसी गलत रास्ते पर जाने के लिए प्रोत्साहित करना बिल्कुल देशद्रोही होता है। बिहार के चुनाव में ऐसा भी माना गया है कि स्टेज से गालियां निकाली गई हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए इस तरह के अपशब्द का इस्तेमाल करना, कैसे देखते हैं आप? वही बोले ना, उनके पास एजेंडा नहीं है। वोट चोरी लोग समझ में नहीं आए, इसके कारण आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मां को अपमान करना, उन आत्मा को शोभित करना, ये देश के लगभग 70 करोड़ महिलाओं के ऊपर अपमान है, माताओं का अपमान है। ये बिल्कुल उनका इश्यू नहीं है। ऐसे राहुल गांधी क्यों क्षमा नहीं मांगा? सोनिया गांधी खुद माता जी है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ, आपका भी माता है, माँ है सोनिया गांधी, उनको ऐसी बोले तो आपको खामोश बैठेंगे क्या दूसरा पार्टी के लोग? इसीलिए जिसको जिधर रेस्पेक्ट देना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, उनका जिम्मेदारी होता है। कांग्रेस पार्टी इतना पुराना पार्टी है, देश को लगभग 60 साल सत्ता चलाए। ऐसे पार्टी ऐसे रोज़ गैर जिम्मेदारी से काम चलाना, पार्लियामेंट को चलने नहीं देना, हर पार्लियामेंट में एक जो इश्यू नहीं होता है वो इश्यू उठाकर पार्लियामेंट को स्थगित कराना, पार्लियामेंट में चलने नहीं देना, ये बिल्कुल गैर जिम्मेदारी है। बिहार में चुनाव आ रहे हैं, वहां पर स्टालिन और रेवंत रेड्डी भी गए हैं, कितना इम्पैक्ट होगा उनका? क्योंकि और रेवंत रेड्डी स्टालिन ज़्यादा घूमे तो ठीक है, क्योंकि रेवंत रेड्डी भी बिहार के खिलाफ, बिहार के जनता लूटते हैं, बिहार के जनता माफिया है, ऐसा रेवंत रेड्डी बोलते हैं। वैसे ही स्टालिन के पार्टी, बिहार के लोग तमिलनाडु में आकर टॉयलेट साफ करते हैं, ये स्टालिन बोलते हैं। ऐसे लोग बिहार को कौन सा मुंह लगाकर आप लोग वोट मांगने गए? बिहार जनता को अपमान करना, बिहार को अपमान करना, बिहारिज्म को अपमान करने वाले ये स्टालिन हो, रेवंत रेड्डी हो, कांग्रेस पार्टी हो, वो लोगों को बिहार में जाकर वोट मांगना क्या अधिकार है? मैं पूछना चाहता हूँ कि बिहार जनता से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, कदम कदम पर कांग्रेस पार्टी को, उनका इंडी अलायंस को सवाल करना चाहिए। हमारा बिहार के जनता देश के हित के लिए काम करते हैं। अलग अलग देश में जितने भी इमारत हो, जितने भी बिल्डिंग्स हो, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी हो, बिहार का जनता का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हाँ, गरीब होगा मानता हूँ मैं, मगर गरीब होने के बाद भी देश के सेवा करने वाले हैं। ऐसे लोगों को पकड़ के आप टॉयलेट करने वाले आते हैं, टॉयलेट करने के लिए तमिलनाडु आते हैं, बिहार का माफिया तेलंगाना को लूट रहे, ये स्टेटमेंट देने वाले कांग्रेस पार्टी डीएम के लोगों का बिहार का जनता का बीच में जाकर वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। ये आरोप तो विपक्ष लगाता है कि असदुद्दीन ओवैसी और एआईएमआईएम बीजेपी की बी टीम है और बिहार में काम करती है जिससे बीजेपी को फायदा हो। हैदराबाद से आते हैं, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, सिर्फ कोई मजलिस पार्टी के खिलाफ बात करने वाले, लड़ने वाले, मजलिस पार्टी माफिया के खिलाफ, मजलिस पार्टी के कम्युनलिज्म के खिलाफ, मजलिस पार्टी के राउडीज़म के खिलाफ, मजलिस पार्टी के
जो व्यवहार है उसके खिलाफ लड़ने वाला एक ही पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हम लगातार जब रजाकारों के निज़ाम के ज़माने में रजाकारों के खिलाफ लड़ा, और रजाकारों का पार्टी है मजलिस पार्टी। जब से आज तक हम अकेला लड़ते हैं, अभी भी लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे। मजलिस पार्टी से हम कोई समझौता नहीं होता। आज हैदराबाद में आइए, तेलंगाना में आइए, आज एक पैर कांग्रेस के कंधे पर, दूसरा पैर बीआरएस के कंधे पर लेकर मजलिस पार्टी को चलते हैं। ऐसे मजलिस पार्टी को बड़ा करने वाले पार्टियां बीआरएस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है। चलिए, आप तेलंगाना आंध्र प्रदेश में बड़ी भूमिका निभाए हैं, कई बार प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तेलंगाना के तो राज्य के पहले प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर रहेंगे। लेकिन जब पार्टी की बात आती है तो संगठन में क्या चीज़ रह जाती है जो पार्टी सरकार में नहीं आ पाती है? बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने दम पे आना। थोड़ा जब हम हिस्टोरिकल कुछ ब्लंडर्स भी किया है। 1980 में हमारा पार्टी स्थापना होने के बाद 1883 में रीजनल पार्टी एनटी रामाराव बनाया। जितने भी कांग्रेस के एंटी कांग्रेस वोटर्स है, बल्क वो एनटी रामाराव के पास गए। उसके बाद हम कुछ दिन एनटी रामाराव के साथ भी थे, तेलुगु देशम के पार्टी के साथ। उसके बाद जब तेलंगाना आंदोलन के बाद 2014 में टीआरएस आया, आम जनता तेलंगाना के कारण टीआरएस को डाले। अभी अच्छा वातावरण है। आने वाले चुनाव में बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएंगे तेलंगाना में, क्योंकि लास्ट पार्लियामेंट चुनाव में 17 सीट्स में भारतीय जनता पार्टी 8, कांग्रेस पार्टी 8, मजलिस पार्टी 1, टीआरएस पार्टी को 1 सीट भी नहीं मिला है। लगभग हम 50% वोट्स, 50% सीट तेलंगाना में लास्ट पार्लियामेंट चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हासिल किया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में जरूर हम तेलंगाना में सत्ता में आएंगे। आप इतनी बढ़िया हिंदी बोल लेते हैं, लेकिन अधिकतर आंध्र प्रदेश और दक्षिण के राज्यों में हमने देखा है, तमिलनाडु में हिंदी के खिलाफ बड़ा कैंपेन होता है। कहाँ रह गया है कम्युनिकेशन गैप? हिंदी में ही रह गया क्या? बिल्कुल आम जनता का कोई आंदोलन नहीं है। जब भी चुनाव होने वाला है उस समय पे हिंदी के खिलाफ बात करते हैं डीएम के पार्टी हो, तमिलनाडु के पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी भी। बिल्कुल तमिलनाडु में हिंदी पिक्चर्स चलते हैं। तमिलनाडु का जो तमिल पिक्चर्स है वो हिंदी में भी डब होता है, हिंदी में भी अच्छे देखते हैं। रजनीकांत का पिक्चर हो, अन्य सीनियर हीरोज़ का पिक्चर हो, अच्छे देखते हैं। मगर ये राजनीतिक दृष्टिकोण से गैर जिम्मेदारी के साथ आज तमिलनाडु में ये हिंदी के खिलाफ बोलते हैं। आज भी तमिलनाडु में तमिल के बाद कोई आम जनता, मिडिल क्लास के लोग कोई लैंग्वेज ज़्यादा जानते हैं वो हिंदी है। हिंदी है आज भी तमिलनाडु में। तेलंगाना में कोई इंग्लिश आते नहीं। तेलुगु के बाद सभी लोग, लगभग 90% लोग हिंदी जानते हैं, हिंदी और उर्दू हो। कर्नाटक में भी यही स्थिति है। इसीलिए बिल्कुल तमिलनाडु में तमिल को भाषा को प्रोत्साहन करना, नंबर 1 स्थान पे उनको हर विषय पर प्रोत्साहित करना। उसके बाद अगर आम जनता कोई हिंदी बात करने से तमिलनाडु के पार्टियों को क्यों प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? ये तमिलनाडु हिंदी आफ्टर अपना भारत का लैंग्वेज है, अपना राज्य भाषा है। देश आपने के हिंदी के प्रति ये कमिटमेंट क्यों दिखाया है? कोई प्रण लिया है या कोई ऐसी बात? हम 1980 से भारतीय जनता पार्टी से काम करने के कारण हम यूथ विंग में काम किया है। जब देश में अलग अलग प्रांतों में जाने के कारण हिंदी में बात करने के लिए हमारा पार्टी के लोग प्रोत्साहित किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में भी जब आम कार्यकर्ताओं से बात करने का एक ही लैंग्वेज है हमारा हिंदी, सब लोग समझते हैं। वो गांव के कार्यकर्ता समझते हैं, अर्बन के कार्यकर्ता समझते हैं। इसलिए हिंदी को हम भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी दुनिया में, मैं अलग अलग देशों में गया, जापान गए, जापान में उनका भाषा के लिए और दूसरा नहीं बात करते। फ्रांस भी गया मैं 1994 में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ मैं अमेरिका भी गया 1994 में, जब नरेंद्र मोदी जी जब भारतीय जनता पार्टी का गुजरात का प्रदेश का महामंत्री था, वो समय पे उनके साथ मिलकर गए। जब से मैं अलग अलग देशों में घूम रहा हूँ। इवन चाइना गए, चाइनीज ही बात करते वो लोग, दूसरा बात नहीं। इंग्लिश आने के बाद भी इंग्लिश बात नहीं करते।
इसलिए भारत के लोग भी, हम, आपका मातृभाषा हो, आपका राष्ट्रभाषा हो, ये रीजनल लैंग्वेजेस बात करना चाहिए। इंग्लिश बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट के लिए, इंग्लिश अपने व्यवहार के लिए, इंग्लिश जरूर सीखना चाहिए, इंग्लिश को यूज़ करना चाहिए, मगर सिर्फ एक ही इंग्लिश को यूज़ नहीं करना चाहिए। हमारा प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा माता जो भाषा हमारे सिखाया है, मातृभाषा, उस भाषा को यूज़ करना चाहिए। चलिए कोल इंडिया की बात कर लेते हैं, कोयले की बात कर लेते हैं। विनिवेश का क्या प्लान है आगे, और इस समय एनएमडीसी हो या फिर बाकी सारी संस्थाओं हैं, उनमें क्या आपका प्लान है विनिवेश का, डिसइन्वेस्टमेंट आज कोई डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान नहीं है। हम और हमारा PSUs, कोल इंडिया हो, अदर PSUs हो, PSUs को स्ट्रेंथन कर रहे। हम कुछ PSUs को पब्लिक इश्यूज़ में भी जा रहे, और हमारा कोल इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा गवर्नमेंट PSU कोल प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनाइजेशन है, नंबर 1 है दुनिया में। आज भारत सेकंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है, आज भारत सेकंड लार्जेस्ट कोल कंज्यूमर भी है, और 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स भारत में है। वैसे ही हम आज आने वाले दिन में आयरन ओर हो, लाइमस्टोन हो, उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए प्रयास करें। प्राइवेट सेक्टर के लोगों को हम ओपन एक्शंस में, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हम ओपन ऑक्शन में कोल ब्लॉक्स, माइनिंग ब्लॉक्स अलॉटमेंट कर रहे। आने वाले दिन में देश में कोई कोल का कमी नहीं रहेगा। आप इस साल 1 टन का कोल भी कम नहीं हुआ है। हम लगभग 23-24 डेज का स्टॉक्स माइनिंग कोल ब्लॉक्स के पास हो, माइनिंग एरिया पे, नहीं तो पावर जनरेशन कंपनी के पास हो, हमारा कोल रिजर्व्स है। आज एक दिन का भी प्रॉब्लम नहीं है। इतने बरसात आने के बाद, अलग अलग इश्यूज आने के बाद, और ट्रांसपोर्ट में जो इशू आने के बाद भी हम कोई पावर कंपनी कोल के कारण प्रॉब्लम नहीं हुआ है। आज भी कोल के द्वारा 74% पावर, थर्मल बेस्ड पावर देश में यूज़ होता है। डिमांड है, कोल के बिना हम चल नहीं सकते हैं। आपका हाथ में सेलफोन है, सेलफोन से लेके हर सेक्टर में पावर का जरूर है, बिना पावर का नहीं चल सकता है। इसके पावर के लिए हमारा कोल इंडिया, हमारा कोल मिनिस्ट्री बहुत कुछ काम करते हैं देश के लोगों को उजाला देने के लिए। रेयर अर्थ माइनिंग की बात करें तो उसमें अभी क्या स्थिति है भारत की, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और खुद की? अभी जो क्रिटिकल मिनरल्स है, जैसा सेलफोन में जो बैटरी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में बैटरी यूज़ करते हैं, मोटरसाइकिल, ऑटोमोबाइल रंग में जितने भी बैटरीज है, लिथियम के जैसे लगभग 24 क्रिटिकल्स को हम रिकॉग्नाइज किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन स्थापित किया है। इसके लिए 34,000 करोड़ आने वाले दिन में भारत सरकार के द्वारा इस आने वाले 5 साल के अंदर हम इंसेंटिव दे के खर्च करने वाले हैं। उसके साथ साथ हम जितने भी, क्योंकि आज क्रिटिकल मिनरल्स 98% इंपोर्ट करते हैं भारत में अलग अलग कारण का इसका ठीक तरीके से एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ, ठीक तरीके से प्रोडक्शन नहीं हुआ। हमारे पास रिजर्व्स भी बहुत कम है, क्रिटिकल मिनरल का रिजर्व्स भी भारत में बहुत कम है। इसलिए अभी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के द्वारा जो एक्सप्लोरेशन के संबंध में कार्यक्रम बढ़ा रहे, प्राइवेट सेक्टर भी प्रोत्साहित कर रहे, पब्लिक सेक्टर्स को प्रोत्साहित कर रहे, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी प्रोत्साहित कर रहे, सभी लोगों को हम फाइनेंस असिस्टेंस दे के एक्सप्लोरेशन का काम बढ़ा रहे। उसके बाद माइनिंग का एक्टिविटी बढ़ाकर क्रिटिकल मिनरल का आने वाले दिन में हम कुछ सेल्फ सफिशिएंट भी बनना चाहते हैं। एक छोटा सा सवाल ये है कि जब वर्ल्ड पूरी तरह से सस्टेनेबिलिटी और ESG की बात कर रहा है तो कोल इंडिया कैपेक्स क्यों अंडरटेक कर रहा है, और डोमेस्टिक कोल प्राइस ट्रेंड क्या है? डोमेस्टिक कोल प्राइस ट्रेंड क्या है इस समय? डोमेस्टिक कोल प्राइस स्टेबल है, और हम इसके लिए एक एक्सचेंज, कोल एक्सचेंज भी बनाने वाले हैं। अभी पार्लियामेंट और कैबिनेट अप्रूवल किया है। आने वाले इस 3-4 महीने के अंदर नेशनल कोल एक्सचेंज बनाएंगे। अलग अलग देशों को देखते हुए जो कोल का रेट है उसका रेट सीमित रखना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए,
प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट का PSUs भी हो, स्टेट गवर्नमेंट्स में भी हो, वो पावर सेक्टर के लिए भी हो, स्टील सेक्टर के लिए भी हो, सीमेंट सेक्टर के लिए भी, जो भी कोल सप्लाई करते हैं, इसके एक ट्रांसपेरेंसी के साथ एक प्राइस रहना चाहिए। इसका कोल एक्सचेंज भी हम पार्लियामेंट तय किया है, पार्लियामेंट का जो एक्सेप्टेंस मिला है, बिल पास हुआ है, इसके लिए अभी हम आने वाले दिन में आगे बढ़ेंगे। आने वाले दिनों में आगे बढ़ेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी किशन रेड्डी साहब। तो आने वाले दिनों में बिहार के चुनाव भी हैं और बहुत सारी ऐसी और कवायद होगी सरकार की तरफ से जिससे जनता का जीवन बेहतर हो। मनोज्ञा लोईवाल, NDTV इंडिया के लिए।